Short-term capital gains tax in respect of equity shares or units of an equity-oriented fund. Section 111A. What happens is कि कभी कभी अगर एक नॉन रेजिडेंट इक्विटी शेयर्स बेचता है या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचता है. इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? ये एक फंड होता है, काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट्स प्रिंसिपली इन इक्विटी. दैट इज वाई देयर नेम इज इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब जिसका झुकाव इक्विटी की तरफ ज़्यादा है, वो इक्विटी में इन्वेस्ट ज़्यादा करता है. तो अगर एक नॉन रेजिडेंट ने या तो इक्विटी बेची या इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचा और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगेगा इसको बेचने पे, वो एक कंसेशनल रेट पे टैक्स होता है. उसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 111A है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑन और आफ्टर 1/10/2004. 1/10/2004 के बाद अगर किसी ट्रांजैक्शन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, दैट इज टैक्सेबल at a concessional rate of 15% where the following conditions are satisfied. Normally short term capital gains पे जो टैक्स है वो 30% पे लगता है, या डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज द हाइएस्ट स्लैब टैक्स रेट 40% पे भी लग सकता है, राइट. बट ये रेट रिड्यूस हो जाएगा 15% पे, और वो कब होगा? जब ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए. कौन सी कंडीशंस? कैपिटल गेन शुड अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या तो आपने इक्विटी शेयर्स बेचे और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. और यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट. अगर इन तीनों में से किसी के भी यूनिट्स आप ट्रांसफर करते हैं, इन तीनों में से किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, एंड यू हैव कैपिटल गेन्स which are short term in nature, then you can avail for the benefit of this provision, provided one other condition is satisfied, and that is what? The transaction should be chargeable to securities transaction tax. Securities transaction tax क्या है? ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया है on purchase and sale of securities, and generally this is for listed securities that it is applicable. ये टैक्स जो होता है इसकी परसेंटेज बहुत कम है, अनलाइक दीज 30-40%, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ट्रांसफर दिस इज लाइक वेरी वेरी स्मॉल, बट इट इज एप्लीकेबल ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ परचेज और सेल दैट यू डू. तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर ट्रांसफर करके, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स ट्रांसफर करके, या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफर करके, और आपने उस ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है, देन यू कैन अवेल फॉर द 15% कंसेशनल टैक्स. इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहां आपने STT, इसको हम STT बोलते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जहां आपने STT नहीं पे किया हो तो भी आप इस 15% का बेनिफिट ले सकते हैं. वो क्या होता है? Transactions undertaken on a recognized stock exchange located in IFSC, International Financial Services Center, where the consideration is paid or payable in foreign currency, as there is no requirement of securities transaction tax. एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, इसकी एक अलग रेगुलेशन है. अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है IFSC में, वहां पर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसकी कंसिडरेशन आपको फॉरेन करेंसी में मिलती है, उस केस में STT नहीं लगता. तो अगर वहां पर जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी आप 15% ऑप्ट कर सकते हैं, इवन दो वहां पर STT नहीं लगा होगा. नाउ व्हाट इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड? एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 38, equity-oriented fund means a fund where the investable funds are invested by way of equity shares in domestic companies to the extent of more than 65% of the total proceeds of such fund.
अब जनरली क्या होता है कि एक फंड क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करता है और ये पैसा कलेक्ट करके एक यहाँ पर फंड मैनेजर होता है नॉर्मली, उसका रोल क्या होता है, वो इस पैसे को मैनेज करता है कि ये इन्वेस्ट कहाँ पे होगा, वेदर इट विल बी इन डेट, वेदर इट विल बी इन इक्विटी एंड वेदर इट विल बी व्हाट विल बी द प्रपोर्शन। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जब ये फंड लोगों के पास जाता है, वहाँ ये बोलता है कि भाई हम प्रिंसिपली हम क्या करने वाले हैं, जो आपसे पैसे लेंगे हम उसको इक्विटी में ज़्यादा लगाएंगे या डेट में ज़्यादा लगाएंगे। एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो होता है जहाँ इन्वेस्टेबल फंड्स, मतलब जो पैसे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट किए हैं उसने इक्विटी शेयर्स में, किसकी, डोमेस्टिक कंपनीज की। अगर ये फंड पैसा लेता है और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है फॉरेन कंपनीज की, देन इट इज़ नॉट कवर्ड हियर। अगर वो डोमेस्टिक कंपनीज में टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 65% ऑफ टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड इन्वेस्ट करता है, देन इट कैन बी अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड provided and which has been set up under a scheme of mutual fund specified under clause 23D of section 10. Adjustment of unexhausted basic exemption limit for short term capital gains. अब ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हेडिंग लग रहा है, मैं पहले आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस अ बिट। Adjustment of unexhausted basic exemption limit for short-term capital gains. अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 की एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब अगर एक इंडिविजुअल के केस में इनकम 250 से कम होती है तो उसके ऊपर टैक्स निल होता है। अब मान लीजिए यही इंडिविजुअल जो है, इसकी 2,50,000 की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी, इसकी टैक्सेबल इनकम होती है 2 लाख रुपए की। जो पोर्शन इसका एग्जेम्पशन लिमिट का क्लेम नहीं हो पाया क्योंकि इसकी इनकम नहीं थी, उसको हम बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मान लीजिए ये 2 लाख रुपए में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड नहीं था। अब इस इंडिविजुअल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक है 40,000 का और दूसरा है 1 लाख का। इस पर्सन के पास जो एग्जॉस्टेड के लिए लिमिट बची है वो भी 50,000 की है, राइट। इसका जो कैपिटल गेन है वो 40,000 है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 111A में, जैसे हमने पहले देखा, 15% टैक्स लगता है। इशू ये है कि अगर किसी के केस में ये अनएग्जॉस्टेड लिमिट बची है तो उसका जो 15% टैक्स है वो सारे के सारे कैपिटल गेन पे लगेगा, विच मीन्स 40,000 पे लगेगा या 1 लाख पे लगेगा, या पहले हम इस लिमिट को इससे सेट ऑफ करेंगे और सिर्फ बैलेंस पे लगेगा। रूल ये है कि जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसपे 15% का रेट एलिजिबल है आपको, आप पहले उस कैपिटल गेन की एग्जॉस्ट करेंगे फ्रॉम दिस लिमिट। 50,000 तक मैं अगर जिसमें 40,000 और ऐड कर देता हूँ तो मेरी टोटल इनकम हो गई 2,40,000, जो अभी भी एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर है। इस केस में मेरा टैक्स जो लगेगा वो निल लगेगा। बट अगर मैं इस 1 लाख को इस में ऐड कर देता हूँ 2 लाख में, तो मेरी इनकम हो जाएगी 3 लाख, विच इज़ अबव 250। अब टैक्स कितना लगेगा? क्या इस पूरे पे 15% लगेगा? द आंसर इज नो। इस पूरे में से हम जो अनएग्जॉस्टेड लिमिट बची है हमारी 50,000 की, ये हम पहले इसको माइनस करेंगे और जो बैलेंस 50,000 बचा है सिर्फ इसके ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा। सेम चीज़ हमने इस पूरे स्लाइड में एक्सप्लेन की है। इफ द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज नॉट फुली एग्जॉस्टेड बाय एनी अदर इनकम, हमारी 2 लाख की इनकम थी, 50,000 की एग्जेम्पशन लिमिट बची थी, then the short term capital gain will be reduced by the unexhausted basic exemption limit. ये 50,000 जो है इस इनकम से रिड्यूस होगा। इस केस में क्योंकि पूरी की पूरी इनकम ही इसमें समा गई तो देयर वाज नो टैक्स। इस केस में अनएग्जॉस्टेड लिमिट करने के बाद 50,000 बचा एंड ओनली द बैलेंस वुड बी टैक्स्ड एट 50%। मतलब सिर्फ 50,000 जो है
इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा. So how will be the adjustment of basic exemption limit is equal to short term capital gains minus exemption limit कितनी थी 2,50,000 की माइनस नेट इनकम 2 लाख की. यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से हम 50,000 रुपये कम कर देंगे. अगर देर इज स्टिल अ बैलेंस अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट इट विल बी टैक्सेबल एट 15%. बट अगर नहीं है तो नहीं होगा. Such benefit is available for resident individual or resident HUF and is not available in case of non-residents. ये बेनिफिट जो है नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता. तो अगर आपको कोई बोले कि एलन, एलेक्स या कोई भी है जो नॉन रेजिडेंट है उसके केस में एग्जाम्पल आए तो ये आप एडजस्टमेंट मत कर दीजिएगा. यू शुड से दैट दिस एग्जॉशन लिमिट बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल. सो इन दिस केस दिस 1 lakh will be taxed. Deductions under Chapter 6A cannot be availed in respect of such short-term capital gains. अगर आप 15% के कंसेशनल टैक्स को ऑप्ट करते हैं तो देन यू कैन नॉट क्लेम एनी चैप्टर 6A डिडक्शन जो सेक्शन 80 से रिलेटेड डिडक्शंस होती हैं. टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी कुछ कंसेशनल टैक्सेस अवेलेबल है. राइट. सो कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 10% ऑन शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. जनरली इसकी डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 में दी हुई है. बट एट अ ब्रॉड लेवल इसमें जो कंपनीज फॉल करती हैं वो करती हैं जो लिस्टेड नहीं होती. मतलब जिस पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है. लिस्टेड कंपनी में बहुत सारी पब्लिक का पैसा लगा होता है तो जनरली दैट इज कवर्ड एज अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. ये सेक्शन केवल एक प्राइवेट कंपनी के लिए है या उस पब्लिक कंपनी के लिए है जो जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है. उस केस में आप 10% टैक्स रेट ऑप्ट कर सकते हैं ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. जनरली अगर लिस्टेड कंपनी है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स से प्रोवाइडेड उसमें आपने STT पे किया हो एट रिक्विजिट पॉइंट इन टाइम. अनलिस्टेड कंपनी या वो कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ ये 10% रेलेवेंट होता है. क्यों और कैसे अब देखते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 10% in case of a non-resident if the following conditions are satisfied. There is a transfer of unlisted shares. जो शेयर ट्रांसफर हुए वो अनलिस्टेड कंपनी के हैं. द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट टेकन. आप सेक्शन 48 में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे. बेनिफिट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन इज नॉट टेकन. Even the benefit of the foreign currency fluctuation which is available under second proviso to section 48 is not taken. तो यानी सीधा एक तरह से ये हो गया कि आप सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस कर रहे हैं. उस केस में आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं. तो अगर हम देखें कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अनलिस्टेड शेयर के तो नॉन रेजिडेंट के पास 2 ऑप्शन है. पहले ऑप्शन में वो सेल्स कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करके कैपिटल गेन निकाल सकता है और उस पर 10% टैक्स दे सकता है. दूसरे केस में वो सेल कंसिडरेशन निकाल के इंडेक्स कॉस्ट कम करके इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कम करके जो कैपिटल गेन आता है उस पर 20% टैक्स दे सकता है. अगर आपके केस में कभी भी कोई नॉन रेजिडेंट शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है विच आर फॉर प्राइवेट कंपनी then you should always evaluate under these 2 options which tax is more and which is less. The one which is less is the one you should opt for. Concessional rate of 10% on listed share. अभी हमने क्या देखा था unlisted plus जिसमें public substantially interested नहीं है. An Indian tax resident, now this is for an Indian tax resident, not for a non-resident, who derives long-term capital gain on listed shares which do not satisfy the condition of section 1038. मतलब 1038 में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं आपके लिस्टेड शेयर्स के वो एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से.
बट किसी भी कारण से अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं सेक्शन 1038 की, देन यू हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10% बट विदाउट अवेलिंग द इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट जहाँ तक बात नॉन रेजिडेंट्स की है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, उनको टैक्स 20% पे ही देना पड़ेगा अगर वो लिस्टेड शेयर ट्रांसफर करते हैं और उस पर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। नॉन रेजिडेंट डू नॉट हैव दिस ऑप्शन and need to pay tax at 20% on long-term capital gain on listed shares which do not satisfy the condition of section 10 subsection 38. Again same rule, इसमें भी आपको चैप्टर 6 से की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से cannot be availed in respect of long-term capital gain for which the benefit under section 112 has been claimed by the assessee. So here is a summary of the long-term capital gains for non-resident who are non-corporate or a foreign company. Only long-term. अगर आप listed securities बेचते हैं या zero coupon bonds बेचते हैं, 12 महीने से ज़्यादा है, 10% आप claim कर सकते हैं without indexation benefit और 20% with indexation benefit, whichever is more beneficial to the assessee. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है ग्रेटर देन 12 मंथ्स 20% विद इंडेक्सेशन। डेट ओरिएंटेड फंड है 36 मंथ्स 20% विद इंडेक्सेशन। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी है ग्रेटर देन 24 मंथ्स 10% बट विदाउट इंडेक्सेशन। एंड अदर कैपिटल एसेट्स ग्रेटर देन 36 मंथ्स 20% विद इंडेक्सेशन।